तो आज मैं फियर स्ट्रीट का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें सी बर्मन को दिखाया जाता है और आपको याद होगा कि पहले पार्ट में शेरिफ गुड ने एक घर में एक नोट छोड़ा था। ये घर सी बर्मन का ही था। सी बर्मन के साथ जो हादसा, उसके बाद से वो अपने घर में बहुत सुरक्षा के साथ रहती थी और उसके साथ जब से वो हादसा हुआ था तब से वो वैसे ही रहती है, डरी हुई सी। उसी रात सी बर्मन के घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि डीना और उसका भाई जॉस थे। वो अपने साथ सैम को भी लाए होते हैं और सी बर्मन से मदद मांगते हैं ताकि वो इस सब को खत्म कर सके। पर सी बर्मन उनकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो फिर से इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। पर डीना के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। सी बर्मन के हाथ में एक डायरी थी जिसमें कि सारा फियर के बारे में जानकारियां थी और सी बर्मन उन्हें बताती है कि मेरे साथ ये सब कैसे शुरू हुआ। अब हमें सी बर्मन के फ्लैशबैक की स्टोरी को दिखाया जाता है जो कि 19 जुलाई 1978 में हुआ था। वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिगी बर्मन था, जिसे कि एक पेड़ से बांध रखा था क्योंकि उसने एक लड़की के पैसे चुराए थे। ऐसा उस लड़की शीला का कहना था। शीला और उसके साथी जिगी को उसी पेड़ से बांधे हुए थे जिसमें कि सन 1666 में सारा फियर को फांसी दी गई थी और वो जिगी को टॉर्चर कर रहे थे। तभी वहाँ पर निक गुड और कर्ट पहुँचते हैं जो कि इस कैंप के काउंसलर थे। निक गुड वही है जो प्रेजेंट में शेरिफ बना है। यहाँ उसका भाई विल भी होता है जो कि प्रेजेंट में मेयर बन चुका है। वो सभी जिगी को विच बोल रहे थे क्योंकि जिगी को सारा फियर की कहानी पर यकीन था और कर्ट उन सभी की बात सुनकर जिगी को कैंप से बाहर निकालने वाला होता है। पर निक गुड उसे ऐसा करने से मना करता है, ये बोलकर कि जिगी इस सब के बारे में बाहर जाकर सभी को बता देगी जिससे हमारे कैंप की बदनामी होगी। अब हमें इसी कैंप में सी बर्मन को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ है और वो दोनों एक आउट हाउस को साफ कर रहे होते हैं। उस कमरे के कई हिस्से में लाल फंगस जैसी चीज जमी हुई होती है जो कि साफ नहीं हो रही थी और हमें वहाँ सी बर्मन की फ्रेंड एलिस भी नजर आती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड एनी के साथ होती है। वहीं दूसरी ओर जिगी अपने जले हुए हाथ के ट्रीटमेंट के लिए नर्स लेन के पास जाती है। नर्स लेन भी सारा फियर पर विश्वास करती थी क्योंकि वो रूबी लेन की माँ थी। रूबी लेन वही है गाना गुनगुनाने वाली कातिल। नर्स लेन भी ये मानती थी कि रूबी को सारा फियर ने पोजेस किया था, पर उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं था। और हमें नर्स लेन के पास वही डायरी नजर आती है जो हमने शुरुआत में सी बर्मन के पास देखी थी। नर्स लेन जिगी को पट्टी बांधती है और उसके बाद नर्स लेन सी बर्मन और टॉमी के पास चली जाती है और टॉमी से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। मैंने तुम्हारा नाम उस पत्थर में देखा है, इसलिए तुम ऐसे नहीं तो वैसे मारे ही जाओगे। और ये बोलकर नर्स लेन टॉमी को चाकू से मारने की कोशिश करने लगती है और टॉमी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है और नर्स लेन को धक्का देकर वहां से चला जाता है और कैंप में पुलिस आ जाती है और नर्स लेन को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि नर्स लेन ने टॉमी को मारने की कोशिश क्यों की। कुछ लोगों का मानना था कि नर्स लेन पागल हो गई थी, ठीक अपनी बेटी रूबी लेन की तरह। पर सी बर्मन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। उसका मानना था कि नर्स लेन ने कोई ड्रग्स लिया होगा क्योंकि जब से नर्स लेन की बेटी की मौत हुई थी उसके बाद से वो काफी डिप्रेस थी। और आज शाम को सैडीसाइड और सनीवेल के बीच एक गेम होने वाला था जिसके लिए सभी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और शाम को गेम स्टार्ट होती है। वहीं दूसरी ओर सिंडी अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ सबूत ढूंढने के लिए नर्स लेन के ऑफिस में जाती है जहाँ उसे वही किताब मिलती है जिसमें लिखा था कि सारा फियर ने मरने से पहले शैतान से सौदा किया था, इसलिए वो अमर हो गई। और सैडीसाइड को श्राप देने के लिए सारा फियर ने अपना एक हाथ काट कर एक पत्थर के पास रख दिया और इस श्राप को खत्म करने के लिए उन्हें सारा फियर के बॉडी को उसके हाथ से मिलाना होगा, तभी इस श्राप को खत्म किया जा सकता है। इसी बीच वहाँ पर एलिस और अर्नी आ जाते हैं और एलिस सिडनी से वो डायरी ले लेती है और वो उन्हें बताती है कि इसमें एक मैप भी है जो कि नर्स लेन ने बनाया होता है। उस मैप में बहुत सी चीजें बनी होती है जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि सन 1666 में सारा फियर को जिस जगह में फांसी दी गई थी उसी जगह पर ये कैंप बना है। इस कैंप के नीचे की तरफ सारा फियर लिखा हुआ था और बहुत से क्रॉस के निशान बने हुए थे जिसे देखकर एलिस को लगता है कि वो सारा फियर का घर होगा। इसलिए एलिस और अर्नी उस घर को खोजने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं और सिंडी और टॉमी को भी उनके पीछे पीछे जाना पड़ता है क्योंकि जंगल में जाना सेफ नहीं था। अब टॉमी को भी वही आवाजें सुनाई देने
लगी थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। वहीं दूसरी ओर हम निक को देखते हैं जो कि जिगी के पास आता है और देखता है कि जिगी के पूरे कमरे में चूड़े डायन लिखा होता है, जो कि उसी लड़की शीला ने लिखा था। निक जिगी को पसंद करता था, इसलिए वो जिगी से बात करने आया था और जिगी शीला से रिवेंज लेने के लिए प्लान बनाने लगती है, जिसमें कि निक भी उसका साथ देता है। वहीं दूसरी ओर हम उन चारों को देखते हैं जो कि जंगल में उन एक्स के निशानों वाली जगहों पर पहुंच चुके हैं, जहां पर बहुत से कब्र जैसे गड्ढे खुदे हुए थे। इससे उन्हें पता चलता है कि नर्स लेन इस श्राप को खत्म करने के लिए सारा फेयर का हाथ ढूंढ रही थी और उन्हें सारा फेयर का घर मिलता है जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। एलिस और अर्नी उस घर के बेसमेंट में चले जाते हैं। ये दोनों काफी एक्साइटेड रहते थे, इसलिए वो सभी चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सिंडी इसके जस्ट अपोजिट थी। वो सिंसियर और हर चीज को ध्यान से करने वाली थी और सिंडी और टॉमी को भी उनके पीछे पीछे नीचे जाना पड़ता है। नीचे में बहुत सी अजीब चीजें होती है जो कि विचक्राफ्ट की चीजें थी और आगे जाने पर उन्हें एक निशान बना हुआ दिखता है जो कि नर्स लेन की डायरी में भी बनी हुई थी। पर इतना सब कुछ देखने पर भी सिंडी को उस डायन पर यकीन नहीं था। वहीं दूसरी ओर हमें टॉमी शांत बैठा हुआ नजर आता है जिसके पास मक्खियां आने लगती है, जिससे हमें पता चलता है कि उस डायन ने टॉमी को पोजेस कर लिया है। तभी एलिस और सिंडी को वो दीवार नजर आती है जिसमें कि टॉमी का भी नाम लिखा था। ये देखकर एलिस सिंडी को समझाती है कि नर्स लेन यहाँ पर आई होगी और उन्होंने इस दीवार पर टॉमी का नाम देखा होगा, इसलिए उन्होंने टॉमी को मारने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि जब भी कोई साइको किलर बनता है तो वो बहुत से लोगों को मार देता है। इसलिए नर्स लेन बाकी लोगों की जान बचाने के लिए टॉमी को मारना चाहती थी। जब तक सिंडी इस सब को समझ रही थी, वहीं दूसरे रूम में टॉमी अर्नी को कुल्हाड़ी से मार चुका था और जब एलिस और सिंडी देखते हैं कि टॉमी ने अर्नी को मार दिया है तो वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक छोटी सी सुरंग में घुस जाते हैं और वो सुरंग पत्थर गिरने की वजह से बंद हो जाती है। मतलब अब टॉमी अंदर नहीं आ सकता था और ना ही सिंडी और एलिस बाहर जा सकते थे, वो वहीं पर फंस चुके थे और टॉमी और लोगों को मारने के लिए कैंप की ओर बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर जिगी और निक शीला को फंसाने के लिए उस तक एक नोट पहुंचाते हैं जिसमें लिखा था कि विल उससे आउट हाउस में मिलने के लिए वेट कर रहा है, जिसे पढ़कर शीला आउट हाउस में चली जाती है और उसके अंदर जाने के बाद जिगी उस पर बहुत से कीड़े और खून जैसा रंग गिरा देती है और शीला को आउट हाउस के अंदर ही लॉक करके वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सिंडी और एलिस यहाँ से निकलने का दूसरा रास्ता खोज रहे होते हैं, पर वो सुरंग उन्हें गोल गोल घुमा रही थी। तभी सिंडी नोटिस करती है कि ये सुरंग डायरी में बने हुए सिंबल के शेप में बनी है और वो बोलती है कि हम इस सिंबल को फॉलो करके यहाँ से निकल सकते हैं और वहाँ टॉमी कैंप तक पहुँच जाता है और बारी बारी सभी को मारने लगता है। और निक और जिगी उन मरे हुए बच्चों की बॉडीज को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो कैंप के सभी लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं और उधर सिंडी और एलिस उस सिंबल को फॉलो करते हुए उसके सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक घिनौनी सी चीज होती है जिस पर की मक्खियां भिनभिना रही थी और वो अजीब सी चीज किसी दिल की तरह धड़क रही थी। इसे एलिस टच करती है जिससे उसे बहुत से डरावने बच्चे नजर आते हैं जिनकी आंखें नहीं थी। एलिस उन सभी को देखकर काफी घबरा जाती है और भागने लगती है, जिसके कारण उसका पैर एक नुकीले पत्थर से टकरा जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। अब वो चलने की हालत में नहीं थी। उधर निक कैंप के सभी लोगों को काउंट करता है और कुछ बचे हुए बच्चों को खोजने के लिए बाहर चला जाता है। तभी जिगी को याद आता है कि शीला तो अभी भी आउट हाउस के अंदर बंद है, इसलिए जिगी आउट हाउस में जाती है, पर शीला जिगी को मारने लगती है। वहीं दूसरी ओर सिंडी को सुरंग में वही लाल फंगस जैसी चीज नजर आती है जो उसने आउट हाउस के अंदर देखी थी। उसे देखकर वो समझ जाती है कि वो आउट हाउस के नीचे है और उन्हें ऊपर से आवाज सुनाई देती है जहाँ पर जिगी और शीला के बीच लड़ाई हो रही थी और जिगी शीला को मारकर बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर निक का दोस्त गैरी आता है और उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो टॉयलेट के नीचे देखते हैं। वहाँ पर सिंडी और एलिस होते हैं। अब जिगी और गैरी उन दोनों को ऊपर खींचने के लिए एक रस्सी नीचे फेंकते हैं और एलिस को ऊपर खींचने लगते हैं। तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है और वो गैरी का सर ही काट देता है, जिसके कारण एलिस फिर से नीचे गिर जाती है और टॉमी जिगी को मारने की कोशिश करने लगता है। इसलिए जिगी वहाँ से भागती है और बाहर उसे निक मिलता है और वो दोनों छुप जाते हैं, पर टॉमी उनको ढूंढता हुआ उन तक पहुँच जाता है और जिगी को मारने के लिए खींच लेता है और निक जिगी को बचाने की कोशिश करने लगता है, जिसके कारण निक के पैर में कुल्हाड़ी लग जाती है और निक जिगी को वहां से भागने को बोलता है और जिगी वहां से चली जाती है। पर वो देखती है कि उनकी बस सभी लोगों को यहाँ से लेकर जा चुकी है। बेचारी जिगी, इसकी तो किस्मत ही खराब थी। अब वो सभी यहाँ पर किलर के साथ फंस चुके थे। वहीं सिंडी को उस मैप में यहाँ से निकलने का एक और रास्ता मिलता है जो कि कैंप के मैप में खुलता था। एलिस
उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, इसलिए वो सिंडी को अकेले वहाँ जाने को बोलती है और सिंडी वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। और एलिस जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसे देखकर उसे सारा फियर के हाथ के बारे में याद आता है, जो कि उसने एक पत्थर के पास छुपाया था। और वो पत्थर वही पत्थर था जहाँ पर एलिस थी। और एलिस सारा फियर का हाथ ढूंढ लेती है। वहीं दूसरी ओर जिगी टॉमी से बचने के लिए मैच में आ जाती है और म्यूजिक को लाउड वॉल्यूम पर ऑन कर देती है ताकि टॉमी वो आवाज सुनकर यहाँ आए और वो टॉमी को मार सके। वहीं दूसरी ओर सिंडी को मैच में घुसने का रास्ता मिल जाता है, पर वहाँ पे एक ग्रिल लगा हुआ था, इसलिए सिंडी उसे लात मारकर तोड़ने लगती है। और टॉमी भी म्यूजिक सुनकर वहाँ आ जाता है और सिंडी को ढूंढने लगता है। और जिगी टॉमी को मारने ही वाली होती है कि अचानक से म्यूजिक बंद हो जाता है और टॉमी को जिगी की आवाज आ जाती है। और जिगी के कुछ करने से पहले वो जिगी पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। तभी जिगी उस पर चाकू से वार करती है, पर इसे टॉमी को कुछ खास चोट नहीं पहुंचती और वो जिगी का गला दबाने लगता है और वो मरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर सिंडी आ जाती है और चाकू से टॉमी पर वार करके उसे मार देती है और जिगी को बचा लेती है। अब उन दोनों बहनों के बीच की बॉन्डिंग पहले से अच्छी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर एलिस भी पहुंच जाती है और उन्हें सारा फियर के हाथ को दिखाती है और बोलती है कि हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें सारा फियर की बॉडी को ढूंढना था। तभी जिगी के नाक से निकलने वाला खून सारा फियर के हाथ में गिर जाता है, जिसके कारण जिगी को भी सारा फियर दिखाई देती है। और जिगी के खून गिरने के कारण सारा फियर का कर्स फिर से स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि पहले पार्ट में सैम के साथ हुआ था। मतलब अब वो सभी मरे हुए किलर्स जिगी को मारने के लिए आएंगे और ये बात उन्हें पता नहीं थी। और हमें वो सभी किलर्स उसी घिनौनी चीज से निकलते हुए दिखाई देते हैं और टॉमी भी फिर से जिंदा हो चुका था। और उन तीनों को उस मैप के थ्रू पता चलता है कि सारा फियर की बॉडी इसी कैंप के एक पेड़ के नीचे दफनाई गई है, इसलिए वो तीनों वहां जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तभी टॉमी वहां पर आ जाता है और एलिस को मार देता है और सिंडी भी एक फावड़े से टॉमी के सर को काट देती है। अब उनके पास इस श्राप को खत्म करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो जल्दी से उस पेड़ के पास जाते हैं और खोदना शुरू करते हैं। पर वहाँ उन्हें सारा फियर की बॉडी नहीं मिलती। वहाँ पर सिर्फ एक पत्थर मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि विचेस कभी नहीं मरती। ये तो हमें पता था कि सारा फियर की बॉडी यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी बॉडी तो शेडीसाइड और सनीवेल के बीच में दफनाई गई थी, जैसा कि हमने पहले पार्ट में देखा था। वहीं वो सभी किलर्स उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं और सिंडी जिगी से बोलती है कि तुम्हारा खून उसके हाथ में गिरा था, इसलिए वो सभी तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। और सिंडी उन किलर्स को रोकने की कोशिश करने लगती है और जिगी वहाँ से भागने लगती है, पर वो किलर सिंडी को मार देते हैं और जिगी को भी पकड़कर उसे भी मार देते हैं और वो सभी किलर्स गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर निक आता है और वो जिगी को जिंदा करने की कोशिश करने लगता है। वो उसे सीपीआर देता है और जिगी जाग जाती है, लेकिन उसकी बहन सिंडी मर चुकी थी। और ये मूवी का ट्विस्ट था, क्योंकि जिसे हम अभी तक सी बर्मन यानी सिंडी बर्मन समझ रहे थे, वो तो उसकी छोटी बहन जिगी बर्मन थी। और वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है और निक पुलिस को बताता है कि यहाँ पर बहुत से लोग मारे गए हैं और मैं और सिंडी बर्मन ही बचे हैं। निक ने जिगी का नाम सिंडी इसलिए बताया था ताकि सिंडी का सेक्रीफाइस जाया न जाए। और निक सब जानते हुए भी पुलिस को सारा फियर की बात नहीं बताता और सारा ब्लेम टॉमी पर डाल देता है, क्योंकि निक के डैड शेरिफ थे और उसे भी आगे जाकर शेरिफ बनना था। और लोग ऐसे लड़के को शेरिफ नहीं बनाते जिसे कि डायन जैसी अंधविश्वासों पर भरोसा हो। इसलिए जिगी मतलब सी बर्मन निक गुड से नहीं मिलती, क्योंकि उसने पुलिस को सच्चाई नहीं बताई थी और वो ऐसे ही अपना दिन काट रही थी। इस पूरी स्टोरी को सुनकर डीना को सिर्फ एक बात पता चलती है कि इस श्राप को खत्म करने के लिए उसे सारा फियर के हाथ को उसकी बॉडी से मिलाना होगा। और अच्छी बात ये थी कि उन्हें सारा फियर की बॉडी कहाँ है ये पता थी। अब उन्हें सिर्फ वो हाथ ढूंढना था जिसे कि जिगी और उसकी बहन ने उसी पेड़ के नीचे दफनाया था, जहाँ पर कि अब शेडीसाइड का मॉल बन चुका है। इसलिए वो सभी उसी मॉल में जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ अभी भी वैसा का वैसा होता है। अगर ये सब इंडिया में होता तो सबसे पहले ये पेड़ कटता और उसके बाद ये पूरा मॉल बनाया जाता। खैर छोड़ो। उधर जिगी इतने सालों के बाद निक को कॉल करती है और मदद के लिए बुलाती है और निक उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर डीना को सारा फियर का हाथ मिल जाता है और वो उसकी बॉडी को उसके हाथ से मिला देती है। तभी डीना के नाक से बह रहा खून सारा फियर के हड्डियों में पड़ता है और डीना को भी सारा फियर नजर आने लगती है। पर इस बार उसे सिर्फ सारा फियर नजर ही नहीं आएगी, वो उसकी पूरी स्टोरी को देखेगी कि उसके साथ क्या हुआ था, वो भी सारा फियर की नजरों से। मतलब कि सारा फियर के रोल में हमें डीना ही नजर आएगी। अब सारा फियर के साथ ऐसा क्या हुआ
हुआ था जिसके कारण वो डायन बनी। ये जानने के लिए आपको फियर स्ट्रीट का तीसरा पार्ट देखना होगा, जो कि मैं जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये फियर स्ट्रीट का सेकंड पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।